हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन को समझना। तो अगर मैं बात करूं कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है कि रिएक्शन में क्या क्या चल रहा होगा। केमिकल इक्वेशन हमें ये बता सकती है कि रिएक्टेंट कितने अमाउंट में है, उसके रेशियो में प्रोडक्ट कितना बन रहा है। केमिकल इक्वेशन हमें ये बता सकती है कि जो रिएक्टेंट हमने ले रखा है वो किस फेज में ले रखा है और कितने प्रोपोर्शंस में ले रखा है। तो अगर हमें केमिकल इक्वेशन को समझना होगा तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट कि आपके सामने कुछ रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं ए और बी, जो आपस में रिएक्ट करके सी और डी को बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी कुछ लेफ्ट साइड में लिखा होता है तो हम उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, या हम अपोजिट तरीके से ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। साथ में हम प्रोडक्ट को हमेशा क्या लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। मतलब रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी ऑन राइट साइड। दूसरी चीज, अगर आपके रिएक्टेंट साइड में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं या आपके प्रोडक्ट साइड में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उसे प्लस से सेपरेट करते हैं। लाइक अगर हमें रिएक्टेंट में कोई दो कंपाउंड लेने हैं जो आपस में मिल रहे हैं तो मैं पहला कंपाउंड लिखूंगा, फिर प्लस करके मैं दूसरा कंपाउंड लिखूंगा। ठीक उसी तरीके से प्रोडक्ट में भी अगर हमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो मैं उसे प्लस से सेपरेट करता हुआ जाऊंगा। अब बात आती है कि जो बीच में एरो लगता है, ये एरो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है यूनी डायरेक्शनल एरो जो एक साइड में इंडिकेट करता है, इसको हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल एरो। और एक जो होता है दैट इज बाई डायरेक्शनल एरो, जो कुछ ऐसा लग रहा होता है। इस बाई डायरेक्शनल एरो का मतलब होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बाई डायरेक्शनल एरो। ये बाई डायरेक्शनल एरो क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर सकती है। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और वक्त आने पर प्रोडक्ट क्या कर सकता है, रिएक्टेंट भी बना सकता है। तो यूनी डायरेक्शनल एरो मतलब रिएक्शन केवल एक साइड में प्रोपोगेट करेगी, और बाई डायरेक्शनल एरो मतलब रिएक्शन दोनों साइड में प्रोपोगेट करेगी। जैसे अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दूं तो लाइक कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये केवल एक डायरेक्शन में जाएंगे और बनाएंगे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन कभी भी इन्वर्स नहीं कर सकती, मतलब जिंक सल्फेट में कॉपर ऐड करने पर कॉपर सल्फेट और जिंक हमें कभी नहीं मिलेगा। तो ये रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, इस वजह से हम एरो यूनिडायरेक्शनल लगाएंगे। बट अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, लाइक नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव अमोनिया प्लस हीट। तो अगर कंडीशंस में चेंज करूं, हीट को थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि नाइट्रोजन वापस से हीट एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक कर जाए। तो क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस वजह से यहाँ पर हम बाई डायरेक्शनल एरो का इस्तेमाल करेंगे। बाई डायरेक्शनल एरो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन कैन प्रोपोगेट इन बोथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर उम्मीद मैं रखता हूँ कि एरो का मतलब समझ में आ गया होगा, रिएक्टेंट किस साइड लिखेंगे ये समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट किस साइड लिखेंगे ये समझ में आ गया होगा। साथ में इक्वेशन को हम और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम एक एक एलिमेंट्स के बगल में उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर बगल में एस मैं लिख सकता हूँ, या मैं एल लिख सकता हूँ, या मैं ए क्यू लिख सकता हूँ, या मैं जी लिख सकता हूँ। अब इन एक एक टर्म्स का जरा हम मतलब समझते हैं। तो मतलब समझने के लिए मैं स्क्रीन को क्लियर कर दिया ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएं। अगर कभी भी किसी एलिमेंट के बगल में एस लिखा रहता है ब्रैकेट में, दैट इंडिकेट्स फॉर सॉलिड, मतलब वो कंपोनेंट रिएक्शन में सॉलिड स्टेट में लिया गया है। अगर एल लिखा होगा तो हम बोलेंगे लिक्विड, और अगर जी लिखा होगा तो हम बोलेंगे गैस। मतलब अगर किसी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के बगल में एस एल या जी लिखा होगा मतलब वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कभी आपको ए क्यू दिखा हुआ मिलता है तो दैट रिप्रेजेंट्स फॉर एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है कि उस कंपाउंड को वाटर के अंदर पहले डिसॉल्व किया गया है, उसके बाद फिर रिएक्शन में मिलाया गया है।
और अगर कभी भी आपको मिलता है ALC, तो दिस रिप्रेजेंट्स फॉर अल्कोहलिक, मतलब कि हमने क्या किया है, उस कंपाउंड को पहले अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व किया है, तब मैंने उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया है। तो कुछ ये टर्म्स थे जो आपको रिएक्शन में देखने के लिए मिल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के बगल में लिखे हुए, और ये रिएक्शन को और इफेक्टिव बनाते हैं। तो अब चलते हैं, इन सारे टर्म्स का हम इस्तेमाल करके एक रिएक्शन को फ्रेम करते हैं और हम कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन लिखे किस तरीके से जा सकते हैं उन्हीं एग्जांपल्स को डिस्कस करने के लिए, तो हमारे पास दो तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने का। पहला जो है वो हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन इन वर्ड्स। लाइक अगर मैं आपसे ये कह दूं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, साथ में कुछ हमें हीट प्रोवाइड करता है, तो मैं लिखूंगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव आउट अमोनिया प्लस हीट। तो ये तो हमारा एक कह सकते हैं कि इन वर्ड्स में एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन को अगर हाइड्रोजन के साथ एडअप किया जाएगा तो वो हमें एज ए प्रोडक्ट अमोनिया देगा और साथ में कुछ हीट इवॉल्व करेगा। बट इस पूरे इक्वेशन में कहीं पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि नाइट्रोजन कितना अमाउंट में लगेगा, या नाइट्रोजन को किस फेज में अवेलेबल कराना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितना अमाउंट लगेगा, या ये दोनों कितने प्रोपोर्शन या कितने रेशियो में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। और साथ में इस इक्वेशन को लिखने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो इन जनरल साइंस में हम ऐसी रिएक्शंस या ऐसी इक्वेशंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर हम दूसरा जो मेथड डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑफ साइंटिफिक फॉर्म। अब ये साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है? तो साइंटिफिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखने के लिए हम हर एक एलिमेंट का सिंबल यूज करते हैं और वो किस स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करेगा उसका भी ध्यान रखते हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है N, और ये हमेशा नेचर में एज ए N2 की तरह से मिलता है, मतलब कि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो भाई हमने लिख दिया N2 प्लस। अब अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H, और H2 में ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, और जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा 2NH3, यानी अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिया NH3 और प्लस में हीट। यहाँ पर मैंने पहले ही 2 लिख दिया ताकि मैं इसको बाद में बैलेंस कर सकूँ, तो यहाँ पर मैंने 3H2 लिख दिया। ये जो यहाँ पर आपको हर एक एलिमेंट के पहले डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अब बात आती है कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमें पूरा का पूरा नॉलेज दे रहा है कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमें 1:3 रेशियो में मिक्सअप करना है। तो यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्म में हमें काफ़ी ज़्यादा डाटा अवेलेबल हो रहा है। साथ में हम ये भी कहेंगे रिएक्शन में हमने जो एरो यूज़ कर रखा है दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल एरो, और इसका मतलब होता है कि ये रिएक्शन हमेशा केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि नाइट्रोजन जब कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है और हीट इवॉल्व करता है, तो ये रिएक्शन केवल यूनिडायरेक्शनल नहीं होती है। अगर हीट बढ़ेगा तो ये बाई डायरेक्शनल, मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकती है। तो यहाँ पर डाटा को हम और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए बाई डायरेक्शनल एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाई डायरेक्शनल एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी आ सकती है। इस इक्वेशन को और रीच बनाने के लिए हम एक एक एलिमेंट के बगल में उनके फिजिकल स्टेट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक नाइट्रोजन जो होगा वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और अमोनिया भी गैसियस फॉर्म में मिलेगा। साथ में हम एरो के ऊपर उस रिएक्शन में यूज की जाने वाली कंडीशन का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अगले कुछ वीडियोस में कि जो आपका कंडीशन होता है वो 5 तरीके के होते हैं, लाइक मिक्सिंग, हीटिंग, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब तरीकों के। तो अगर हमने ऐसी कोई भी कंडीशन यूज़ की है तो उन कंडीशन का हम यहाँ एरो के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। लाइक इमेजिन करिए कि अगर मैंने यहाँ पर हीट दिया होता तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना देते,
ये ट्राइंगल एक्सप्रेस करता है कि इस रिएक्शन में हीट का इस्तेमाल हुआ है। या अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में आयरन एज ए कैटलिस्ट की तरह से यूज होता है, तो मैं यहाँ पर आयरन लिख दे रहा हूँ। और ये हमें ये बताता है कि भाई इस पूरी रिएक्शन में आयरन जो है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह से यूज हुआ है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये इक्वेशन लिखना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ में अगर कहीं पर इक्वेशन लिखी होगी तो आप इक्वेशन को पढ़ भी बहुत आसानी से पाएंगे और हर एक नोटेशन का पार्टिकुलर मतलब समझ पाएंगे। साथ में यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर एक इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बात आती है कि भाई ये बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए। अगर इसी एग्जाम्पल को ले लें और हम लिखते हैं लाइक नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव अमोनिया, तो आप कहोगे भाई यहाँ पर 2 नाइट्रोजन था, 1 नाइट्रोजन कहाँ गया, या यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ 3 हाइड्रोजन कहाँ से आ गए, एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन के मास की बात करें तो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 28। यहाँ पर अगर हम एक हाइड्रोजन के मास की बात करें 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, तो 28 और 2 अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 30 मास मिलना चाहिए। बट नाइट्रोजन का मास होता है 14 और 3 हाइड्रोजन के मास हो गए 3, तो यहाँ पर हमें मिला 17। मतलब कि हमने 30 ग्राम लिया और हमें मिल केवल 17 ग्राम रहा है, तो आखिर बाकी का मास गया कहाँ। तो हमेशा एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। तो अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना है तो एक रिएक्शन को पूरी तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। पर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं, इस चीज़ का बहुत इफेक्टिव तरीका मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और ये मेरी गारंटी है कि अगले वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक बैलेंसिंग के क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।